नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हैशपीटेड जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 34 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 34 का जो पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। तो अगर बात करें भारत के निर्वाचन आयोग के उल्लेख की, तो ये किया गया आर्टिकल नंबर 324। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 324 है, इसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है भाई? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत के निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत के निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो आपके 25 जनवरी 1950 को किया गया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। ये टेट परीक्षाओं का सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुकुमार सेन कौन थे। तो सुकुमार सेन जो है वो भारत के चुनाव आयोग के क्या थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, ये बात, या प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि ज्ञानेश कुमार जी कौन है। तो ज्ञानेश कुमार जी भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। यह बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर आप भी एचपीटेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्ट्रीम में एचपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस देने वाला है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ हिस्सा बनने वाले, एवरी सैटरडे आपका हम वीकली टेस्ट लेने वाले हैं, तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब आपको एचपीटेट की जो तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। अगर बात करें भारत के, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की जाती है। तो अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत के अंत की बात की जाती है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए किसकी बात करता है। तो अनुच्छेद 21 के ए की अगर बात करें तो ये बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 21 का ए है उसको बाद में जोड़ा है। इसको जोड़ा है 86वां संविधान संशोधन 2002। तो 21 का ए जो भारतीय संविधान में इस अनुच्छेद को बाद में जोड़ा है और इसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के लिए के बच्चे जो होंगे उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हमारे देश में दी जाएगी। अच्छा, बहुत बार परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है कि अनुच्छेद नंबर 32 में क्या है। तो अनुच्छेद नंबर 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बोले तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जहाँ पर हम जो है ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकते हैं। अगर हम हाई कोर्ट में रिट को जारी करना चाहते हैं तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत जारी कर सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे आर्टिकल नंबर जो 12 से 35 है, जो आता है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, उसमें आता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। चाहे छुआछूत का अंत है, चाहे आपका 21 का ए है, शिक्षा का अधिकार है, चाहे आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय, संविधान का हार्ट एंड सोल कहा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि आर्टिकल 40 किसकी बात करता है। तो आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है आर्टिकल 40। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका आर्टिकल 44 की बात करें, अनुच्छेद 44 की बात करें, ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी का मतलब है समान नागरिक संहिता। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को बोलते हैं समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 आपको जरूर याद रखना है। कई बार एक क्वेश्चन परीक्षा में बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद नंबर 51 के ए में क्या है। तो 51 के ए में है नागरिकों के मूल कर्तव्य, इसको मौलिक कर्तव्य भी कहा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 51 का ए भारतीय संविधान का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? तो ये 11 मौलिक कर्तव्य। आपको याद रखना है कि 51 के ए में
में 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक बात की जाती है। तो 52 से 61 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात की जाती है। अनुच्छेद नंबर 61 क्या बात करता है कि राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो राष्ट्रपति पर कौन सी प्रक्रिया लगाई जाएगी? महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लगानी पड़ेगी दोस्तों, और वो लगती है आर्टिकल नंबर 61 के तहत। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति पर सिर्फ और सिर्फ संसद लगा सकता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, आर्टिकल नंबर 72 की बात करें तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, आपको ध्यान से याद रखना है कि राष्ट्रपति को जो है वो राष्ट्रपति क्षमादान भी दे सकता है, किसी को भी क्षमादान दे सकता है, ये बोला है आर्टिकल नंबर 72 में। और मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति सलाह दे सकता है, ये बोला है आर्टिकल नंबर 74। जितने भी अनुच्छेद मैंने आपको बोले हैं, जितनी भी बातें मैं एक्स्ट्रा बातें आपको बताता हूँ ना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा और कभी अनुच्छेद वाला क्वेश्चन आएगा तो पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वॉज द फर्स्ट नॉन अलायंस्ड समिट हेल्ड? देखिए, जो पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है, ये क्वेश्चन बार बार आपके टेट परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है और इस क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। तो भाई, प्रथम जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है वो आपका यूगोस्लाविया, आपके बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो प्रथम जो आपका 1961 में जो आपका प्रथम शिखर सम्मेलन होता है, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन होता है, जो कि आपका 1961 में होता है, ये आपका यूगोस्लाविया बेलग्रेड में होता है, जिसमें 25 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, इसके संस्थापक नेता कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो गुटनिरपेक्ष देशों के संस्थापक नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा था आपका जोसेफ टीटो, तीसरा था आपका गमाल अब्देल नासिर, और पांचवा थे सुकोर्णो। ठीक है, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ टीटो, गमाल अब्देल नासिर, जो कि उस समय मिस्र के राष्ट्रपति होते थे, और एक थे सुकोर्णो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ टीटो, गमाल अब्देल नासिर और सुकोर्णो। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये नाम? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ रखा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ टीटो, गमाल अब्देल नासिर और आपके सुकोर्णो साहब। ठीक है, तो सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये क्वेश्चन परीक्षा में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? एक क्वेश्चन है जो बहुत प्यारा क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आता है कि भारत में गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन कब हुआ और कहाँ पर हुआ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो भारत में जो आपका गुटनिरपेक्ष देशों का जो सम्मेलन होता है, तो ये हुआ था आपका 1983 में। तो 1983 में भारत में गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन होता है, जो कि 7वें नंबर का शिखर सम्मेलन था। तो भारत में 7वें नंबर का शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष देशों का जो होता है, उसकी अध्यक्षता की थी भारत की तत्कालीन उस समय की जो 1983 के समय भारत की प्रधानमंत्री थी, उनका नाम था इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री होती थी, और भारत में जो 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारत में 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होता है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा इन बातों को डिटेल से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ये बातें आपको परीक्षाओं में काम आने वाली है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आधे अधूरे? तो जो आधे अधूरे किताब है, इसके जो राइटर है वो है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। भाई, बात करें मोहन राकेश की, तो मोहन राकेश एक प्रमुख लेखक थे, और इनकी बात करें एक प्रमुख साहित्यकार थे। इनके द्वारा एक किताब लिखी आधे अधूरे। कल के लिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आषाढ़ का एक दिन, तो आषाढ़ का एक दिन ये किताब भी मोहन राकेश की है। लहरों के राजहंस, तो लहरों के राजहंस ये भी किसकी है? मोहन राकेश। तो मोहन राकेश की 3 है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों का राजहंस। ये तीनों की तीनों किताबें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन में कालिदास दिया है। कालिदास के द्वारा भी बहुत सारी फेमस नाटक लिखे गए थे, जैसे कि आपका अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम किसका है? ये भी कालिदास का है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा मालविका अग्निमित्रम, तो मालविका अग्निमित्रम ये भी कालिदास का है। विक्रमोवर्ष्यम, तो अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोवर्ष्यम ये किसके हैं भाई? आपके कालिदास के। साथियों, उसी प्रकार महाकाव्य में अगर बात करूँ मैं, कालिदास के महाकाव्य भी है, जैसे
जैसे कि रघुवंशम, तो रघुवंशम किसका है, तो रघुवंशम भी कालिदास का है। कुमार संभवम, तो कुमार संभवम और रघुवंशम ये किसका, ये भी कालिदास का है। उसी प्रकार इसके कुछ गीत काव्य भी है। गीत काव्य में इसका जैसे ऋतु सहारम मेघदूतम, तो ऋतु सहारम मेघदूतम ये इसके गीत काव्य है। महाकाव्य इसके रघुवंशम और कुमार संभवम है। और नाटक इसके कौन से, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। ये सारे के सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे तुलसीदास दिया है, तो तुलसीदास के लिए मैं एक ट्रिक आपको दे रहा हूँ। दो कवि राह में गीत गाते हैं। तुलसीदास की रचनाएं कैसे याद रखनी है कि दो कवि राह में गीत गाते, दो से दोहावली, कवि से कवितावली, रा से रामचरितमानस, ह से हनुमान चालीसा। तो राह से बने दो, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा, और गीत से गीतावली। तो ये सारी की सारी किसकी है, तुलसीदास की है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और राजेंद्र प्रसाद की एक फेमस बुक है इंडिया डिवाइडेड, तो इंडिया डिवाइडेड बुक किसकी है, तो इंडिया डिवाइडेड बुक है राजेंद्र प्रसाद की। और बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और ऐसे राष्ट्रपति जो सबसे अधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, तो उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के अलावा इनकी किताब मुझे और याद आ रही जो परीक्षा में पूछी जाती है, तो सत्याग्रह एट चंपारण। तो सत्याग्रह एट चंपारण जो कि 1922 के आसपास इनके द्वारा लिखी गई थी, वो भी राजेंद्र प्रसाद की है। आपका इंडिया डिवाइडेड ये भी इनकी है। अच्छा, बापू के कदमों में ये भी किसकी है, राजेंद्र प्रसाद है की है। तो बापू के कदमों में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1954 की इनकी एक किताब है। और सिंस इंडिपेंडेंस, तो सिंस इंडिपेंडेंस 1960 ये भी किसकी है, आपकी राजेंद्र प्रसाद की है। साथियों, आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करें जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा था। तो देखिए, इन विच सेशन डिड द कांग्रेस सेट द गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो भाई कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा था, तो वो था आपका लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में जो है वो क्या है, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, उनके द्वारा रखा गया था। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इस अधिवेशन में ही क्या है, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। भाई 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में होता है। यहाँ पर क्या मुख्य बात हुई थी उसकी भी बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन कराची में हुआ था, इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, पहले तो अध्यक्ष पूछे जाते हैं भाई। तो अध्यक्ष जो इस अधिवेशन के थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस की कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था, तो इस अधिवेशन में इन्होंने की थी भाई मौलिक अधिकार की मांग। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई, तो मौलिक अधिकारों की जो मांग है, फंडामेंटल राइट्स की मांग है, वो कांग्रेस के सबसे पहले कराची अधिवेशन में की जाती है। फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन, इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये एक गाँव में होने वाला अधिवेशन था। तो ये गाँव में होने वाला अधिवेशन था, आपको ये भी डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार आपकी टेट परीक्षाओं में आपको परेशान कर रहा है और बार बार परीक्षाओं में आ भी रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय अध्यक्ष कौन था जब भारत आज़ाद हुआ, तो उनका नाम क्या था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम था आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य JB कृपलानी। तो आचार्य JB कृपलानी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब कांग्रेस का क्या हुआ था भाई, आचार्य JB कृपलानी। तो आचार्य JB कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब क्या हुआ था मेरे भाई, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आज़ाद हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहाँ से कुछ 2-3 क्वेश्चन और जो आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया दादा भाई नौरोजी। लेकिन इसकी जो स्थापना की थी वो की थी 28 दिसंबर 1885 को। किसने, A.O. ह्यूम। किसने की थी, A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम को क्या बोला जाता है, ऑलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी बम्बई में। तो A.O. ह्यूम ने बम्बई में जो है वो स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था तो भारत का वॉइस रॉय कौन था। जैसे आज की डेट में राष्ट्रपति होता है, उस समय वॉइस रॉय हुआ करता था। तो भारत का वॉइस रॉय था उस समय लॉर्ड डफरिन। भाई देखो, मैं तो आपको बार बार और बहुत डिटेल से बताता हूँ, ये एकमात्र ऐसा चैनल होगा जहाँ पे पानी की तरह हर एक चीज़ पिलाई जाती है। तो भारत का वॉइस रॉय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो वो था आपका लॉर्ड डफरिन। मेरे दोस्त, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों,
क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और अगर बात करें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की, तो उनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। तो बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और WC बनर्जी क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में, और इस अधिवेशन में 72 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, उनका नाम था दोस्तों जॉर्ज यूल। ये नाम आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द स्पॉय म्यूटिनी ऑफ 10 मई 1857 AD, 10 मई 1857 का जो सिपाही विद्रोह था भाई, उसके उसके कहाँ से आरंभ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका जो आरंभ हुआ था वो मेरठ छावनी से हुआ था। शुरुआत कब हुई थी वो क्वेश्चन में ही बोल दिया है, 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। भाई रीजन क्या था कि ये जो है वो आपका ये कारण हो गया, 1857 की क्रांति हो गई। तो कारण ये था कि जो इनफील्ड राइफल थी, उस समय एक राइफल आई थी जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। ये आपकी परीक्षा में आ सकती है। इनफील्ड राइफल में क्या लगी थी? गाय और सुअर की चर्बी। और ये बोला जा रहा था कि यहाँ पर जो गाय और सुअर की चर्बी लगी उसका प्रयोग यहाँ पे हो रहा था, जिसके कारण क्या है, मंगल पांडे ने क्या कर दिया? विद्रोह, बैरकपुर छावनी से विद्रोह कर दिया। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल, ध्यान से सुनना है, 8 अप्रैल को क्या होगी? फांसी। विद्रोह किया था भाई इन्होंने 29 मार्च 1857। कहाँ से किया था विद्रोह? बैरकपुर छावनी से किया था। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या हो गई थी? फांसी। और भारत के प्रथम शहीद, भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे आपके मंगल पांडे। मेरे भाई आपको डिटेल से याद रखना है कि जो मंगल पांडे है वो किस बंगाल जो है वो इनकी जो बटालियन थी, तो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री, तो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री बटालियन से संबंध रखते थे आपके मंगल पांडे। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की जो आपका क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह था आपका कमल और रोटी। क्या था मेरे दोस्त? कमल और रोटी। तो कमल और रोटी जो है वो 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। 1857 की क्रांति का दिल्ली से जो नेतृत्व किया था वो किया था बहादुर शाह जफर। दिल्ली से किसने लीड किया था? बहादुर शाह जफर। भाई झांसी से किसने किया था? कई बार क्वेश्चन आता है। तो झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई। एक एक बात याद रखनी पड़ेगी। झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई। उसी प्रकार आपका कानपुर से किया था नाना साहेब। नाना साहेब वही जिनको किस नाम से जाना जाता? तो नाना साहेब वही जिनको नाना साहेब, क्या बोलेंगे? कानपुर से किसने किया था? नाना साहेब। भाई नाना साहेब को ना एक अलग नाम से जाना जाता, धोंदपूत। क्या बोलते? धोंदपूत। लेकिन कानपुर से नाना साहेब की मदद की थी किसने? तात्या टोपे। और नाना साहेब नेपाल भागे और तात्या टोपे को 1859 में क्या दे दी? भारत में ही फांसी दे दी। पकड़ लिया उनको और उनको फांसी दे दी 1859 में। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। भाई लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। भाई साथियों, बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से किया था कुंवर सिंह। बिहार से किसने किया था भाई? कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से किया था आपका खान बहादुर खान। किसने किया था? खान बहादुर खान। ये बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भारत में 1857 की क्रांति होती है तो भारत के गवर्नर जनरल उस समय जो थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और अगर इस लॉर्ड कैनिंग की बात करूं तो ये भारत के प्रथम वायसरॉय, कई बार ये क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम वायसरॉय भी कौन थे? तो उनका नाम भी लॉर्ड कैनिंग था। मेरे भाई लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसरॉय भी थे और भारत की 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल भी थे। साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री गुल महाराज।